डॉक्टर बेरा, जो ये कोरोना वायरस की बीमारी चल रही है, ये क्या है? कोरोना वायरस की जो बीमारी चल रही है उसको कोविड-19 कहते हैं। ये कोरोना नाम के वायरस से होती है और ये जो अत्यंत ही सूक्ष्म है लेकिन हमारे लिए शत्रु का काम कर रहा है और ये अदृश्य शत्रु है हमारा। ये अभी हमने सुना है कि ये एक प्राकृतिक आपदा है और ये भी सुना है कि ये एक जानवरों से आई हुई बीमारी है। तो सत्य क्या है? और ये भी सुना है कि ये लेबोरेटरी में बनाई गई है। अभी तक ये गहन शोध व जांच का विषय है कि ये प्राकृतिक आपदा है या मैन मेड आपदा है, क्योंकि इस बात की संभावना पूरी है कि जो कोरोना वायरस होता है वह इसके सर्प है और ये पेंगोलिन है और चमगादड़ है, इनके शरीर के ऊपर रहता है। वह इनसे अकस्मात रूप से मानव के अंदर प्रवेश कर गया हो और ये एक तरह से जूनोटिक बीमारी कर गया हो। लेकिन इस बात की संभावनाओं से भी हम पूर्णतः इनकार नहीं कर सकते कि ये मानव मेड एक तरह से त्रासदी हो सकती है, क्योंकि इसके अंदर जिस तरह से रशिया के अंदर लीकेज हो गया था चीन संयंत्र से, न्यूक्लियर संयंत्र से, उसी तरह से हो सकता है कि चीन ने जो वुहान शहर के अंदर से चूंकि ये चालू हुई है, वहाँ पे इनकी वायरोलॉजी लैब है और वहाँ से ये वायरस वो बना रहे हों और ये लीकेज हो गया हो। ये बताइए कि इसके जो संक्रमण के पश्चात कितने दिन में इसके लक्षण दिखते हैं? इसके लक्षण 2-3 दिन के बाद प्रारंभ हो सकते हैं और ज़्यादातर 2 वीक के अंदर अंदर आ जाते हैं। किस तरह के लक्षण होते हैं? साधारण जुखाम के जो भी लक्षण होते हैं, जैसे नाक का बहना, आंख का बहना, सूखी खांसी हो सकती है, गला खराब हो सकता है, तेज बुखार हो सकता है। कुछ लोगों के अंदर स्वादहीनता या गंधहीनता, उनको स्वाद का पता नहीं लगता, गंध का पता नहीं लगता। कुछ लोगों को खांसी होती है, सूखी खांसी होती है, जिसमें उसको कफ निकालने में बहुत भारी दिक्कत होती है और कई लोगों में ज़्यादा कमजोरी होती है और कईयों के अंदर सांस की इतनी ज़्यादा तकलीफ होती है कि वो लास्ट में मर भी सकते हैं। ये इसके फैलाव बहुत ही तीव्र गति से हो रहा है, तो उसके बारे में आप कुछ मेरे को बताएंगे कि इसका जो संक्रमण है वो किस तरीके से होता है और बॉडी में किस तरीके से प्रवेश करता है? ज़्यादातर ये जो भी संक्रमित व्यक्ति होता है उसके नाक से, खांसी से, आंख से, मुंह से निकलता है। मुंह से ये बोलने के अंदर जब अपन बोलते हैं तो थूक के जो सूक्ष्म कण होते हैं उनमें निकलते हैं। सांस के भी जो सूक्ष्म कण होते हैं उसके अंदर, खास करके छींकने के ऊपर ये, या खांसी करते हैं तो भी उसके अंदर भी ड्रॉपलेट, जो एयर ड्रॉपलेट होते हैं उसके अंदर निकलते हैं। और इस तरह से यदि वो असंक्रमित व्यक्ति के लग जाते हैं तो इस तरह से वो इन्फेक्टेड हो जाता है, क्योंकि इसकी इन्फेक्टिविटी बहुत ज़्यादा है। ये किस उम्र के व्यक्तियों में हो सकता है और किस कैटेगरी के लोगों को ज़्यादा खतरनाक होता है? ये किसी भी उम्र के नन्हे से नन्हे बच्चे से लेकर के 100 वर्ष से ऊपर के व्यक्ति के भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर ऐसा देखा गया है कि पुरुषों में ये ज़्यादा हो रहा है, महिलाओं में कम हो रहा है। अपने यहाँ पे दूसरे विश्व की अन्य की तुलना के अंदर 20 से 40 वर्ष के व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा मात्रा में संक्रमित पाए जा रहे हैं, यानी कि 60% से ज़्यादा व्यक्ति 40 से कम उम्र वाले हो रहे हैं, संक्रमित हो रहे हैं और कम 30% के करीबी 30-40% के व्यक्ति ही इससे ऊपर की उम्र के इससे संक्रमित हो रहे हैं। इसका कारण ये हो सकता है कि या तो हमारे अपने सोशल डिस्टेंसिंग काफ़ी अच्छी काम में ले रहे हो, ये कारण भी हो सकता है, और एक व्यक्ति अभी सभी के सब जागरूक हो गए हैं, इसलिए ये भी हो सकता है। इसके अलावा सब के सब व्यक्ति अभी अपने यहाँ पे जो ये यूनाइटेड फैमिली का है, तो हो सकता है कि वो सभी के घर वाले उनकी अच्छी केयर कर रहे हो और घर के अंदर सारे के सारे घर में रह रहे हो। तो ये किस कैटेगरी के लोग होते हैं जिनको ये ज़्यादा ट्रबल कर सकता है? जिन लोगों की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है, जो ऑलरेडी कई बीमारियों से ग्रसित हो रहे हैं, जैसे कि हाइपरटेंशन है, हार्ट की डिजीज है, लंग्स की क्रोनिक लंग डिजीज है, सीओपीडी है, ब्रोंकियल अस्थमा है, कैंसर लंग है, जिसके गुर्दे की बीमारी है, लीवर की बीमारी है, या प्रोटीन कैलोरी मालन्यूट्रिशन है, जिनमें खून की कमी अनीमिया है, या इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड पेशेंट्स हैं और जिनके अंदर स्टेरॉइड जैसी कई दवाएं चल रही हैं और उनकी
जो पूर्णतः काफी शारीरिक रूप से ज्यादा कमजोर हो। तो मुझे ये बताइए कि दवाइयों के बारे में हमने बहुत सुना है कि बहुत नई नई दवाइयाँ आ रही है, बहुत सारे प्रयोग किए जा रहे हैं, तो अभी क्या प्रचलन में है? अभी तक सही मायने में कहा जाए तो कोई इसका अभी तक सटीक इलाज नहीं है। फिर भी हम कई तरह की दवाइयाँ काम में ले रहे हैं। खास करके जो हमने स्वाइन फ्लू के अंदर जो काम में ली, एड्स के अंदर काम में ली, वो दवाइयाँ इसके अंदर काम में ली जा रही है। इसके अलावा हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन नाम की दवा है, क्लोरोक्विन नाम की दवा जो अपन मलेरिया के अंदर काम में लेते थे, वह दवा इसके अंदर काम में ले रहे हैं। इवरमेक्टिन जो पैरासाइट के लिए दवाई है, वो हम इसमें काम में ले रहे हैं। इसके अलावा जो रेमडेसिविर है, एंटीवायरल ड्रग है, दूसरी कई और भी एंटीवायरल ड्रग्स हैं, वो भी हम काम में ले रहे हैं। अजिथ्रोमाइसिन के अलावा ये जिंक सल्फेट भी काम में ले रहे हैं, विटामिन सी भी काम में ले रहे हैं। कुछ लोगों को बी कॉम्प्लेक्स के साथ में बी कॉम्प्लेक्स भी काम में ले रहे हैं, प्रोटीन रिच डाइट देते हैं। और इसके अलावा ये ऑक्सीजन के अलावा कई बार हमें जरूरत पड़ती है तो वेंटिलेशन की भी आवश्यकता पड़ जाती है। अभी इसके वैक्सीनेशन को बाजार में आने में तो काफी समय लगेगा, लेकिन आप बता सकते हैं कि क्या बीसीजी वैक्सीन की कोई उपयोगिता है इसमें? इसके अंदर बीसीजी वैक्सीनेशन की उपयोगिता होने की काफी अच्छी संभावना है। इसके अलावा जो इलाज के अंदर बीसीजी वैक्सीनेशन के अलावा प्लाज्मा जो थेरापी है, कन्वालेसेंट प्लाज्मा थेरापी, जो इस रोग से ठीक हो गए हो मरीज, उनको हम प्लाज्मा थेरापी भी दे रहे हैं। उससे भी काफी लोगों के इम्प्रूवमेंट होने की संभावना है। ये जो बीमारी है, इसमें ये बताइए कि किस तरीके के टेस्ट होते हैं? अलग अलग तरह के टेस्ट होते हैं, उनके बारे में कुछ बताएं मुझे। इसमें कई तरह के टेस्ट होते हैं। रैपिड टेस्ट होते हैं, रैपिड टेस्ट भी अपन करते हैं, पीसीआर भी करते हैं, और खास करके इसके अंदर जो भी है नाक से या मुंह से स्वाब लिया जाता है। इसके अलावा सलाइवा से भी टेस्ट किया जा सकता है। और आजकल नया जो टेस्ट आ रहा है उसके अंदर, रैपिड टेस्ट के अंदर जो 25 या 30 आदमियों का पुलिंग टेस्ट कर दिया जाता है, 20-25 आदमियों का, ताकि एक टेस्ट में उनमें से किसी का पॉजिटिव हो तो उसका हम अलग से फिर उनका वापस रिपीट करके पता लगाया जा सकता है कि किसका पॉजिटिव था। और एक इसके अंदर कम पैसे के अंदर अपन अधिक लोगों की जांच कर सकते हैं, क्योंकि ज्यादातर लोगों का नेगेटिव आता है, बहुत कम लोग अपने यहाँ संक्रमित हुए हैं। क्या आप इसको एक लाइलाज बीमारी कहेंगे? अभी तक तो इसको लाइलाज बीमारी कहेंगे, लेकिन ऐसी पूरी संभावना है कि जिस तरह से हमने चेचक को हम जड़ मूल से निकाल के फेंका है, चेचक जो स्मॉल पॉक्स थी, प्लेग को हमने निकाला है, इसी तरह से वो दिन दूर नहीं कि हम इस बीमारी को भी यहाँ से निकाल फेंकेंगे। हमारे सामाजिक परिवेश में बहुत सारी मान्यताएं हैं, सोशल कस्टम्स हैं, ऐसे में मेरे ख्याल से इसके फैलने की संभावनाएं ज़्यादा होती हैं। क्या उसके बारे में आप कोई विचार प्रकट करेंगे? हाँ, इसके लिए हम सबसे पहला इसका बचाव जो सोशल डिस्टेंसिंग है। अपने विवाह में हर समारोह के अंदर ज्यादा से ज्यादा व्यक्तियों के इकट्ठे होने की संभावना रहती है, तो एक तो सबसे पहले अपन नमस्ते कहेंगे, राम राम कहेंगे हाथ मिलाने की जगह। इसके अलावा सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करेंगे तो अपन बच सकते हैं। और इससे बचने के और भी कई तरह के, जैसे बीड़ी सिगरेट है, वो भी साथ में को मतलब काम में नहीं ले, जैसे बीड़ी सिगरेट हुक्का जो अपन लोग जो शेयर करते हैं वो काम में नहीं लिया जाए। इसके अलावा जो बार बार हाथ धो सकते हैं अपन, बार बार सैनिटाइजेशन, अल्कोहल युक्त सैनिटाइजर का उपयोग करके भी इससे बच सकते हैं। और एक जागरूकता जो आई है अभी लोगों में, सभी में जागरूकता आई, इसको हमें हैबिट का पार्ट बनाना पड़ेगा। अभी एक कुछ समय के लिए नहीं, कोरोना पीरियड के लिए नहीं, बल्कि हमेशा के लिए हमें इसका जागरूकता को अपने लाइफ स्टाइल के अंदर शामिल करना पड़ेगा, ताकि कि हमें वापस कोरोना काल जैसी कभी भी वापस बीमारी से में नहीं आए अपन। ये अभी सरकार ने आदेश निकाले हैं कि जब भी आप बाहर जाएं तो आप मास्क जरूर लगाएं। हाँ। मेरा एक ऑब्जर्वेशन देखा, खास तौर से गांव के कुछ लोगों ने मुझे बताया कि हमारे घर में 2 मास्क है और हम 4 लोग हैं, तो बाहर जाते हैं तो जो बाहर जाता है वो लगा लेता है। ये तो बहुत खतरनाक है। हाँ, नहीं, इस तरह से एक मास्क को एक ही आदमी को उपयोग में लेना चाहिए, और वो भी बार बार उसको धो करके अच्छी तरह से साबुन पानी से धो करके उपयोग में लिया जा सकता है। और एक, या अगर मास्क नहीं हो तो घर के अंदर रुमाल या किसी से भी 3 या 4 लेयर का कपड़े से भी बनाया जा सकता है।
ये जरूरी नहीं कि अपन जो सर्जिकल मास्क है या N95 मास्क है या और तरह के जो बाजार में उपलब्ध मास्क है वही लें। गमछे को भी अपन 3-4 लेयर के अंदर करके उसको भी मास्क की तरह उपयोग मिलता है। और हर एक व्यक्ति को अपना अलग से मास्क रखना चाहिए और उसको रिपीट नहीं करना, दूसरे व्यक्ति को नहीं देना चाहिए। और एक जो भी व्यक्ति है अगर मास्क को उपयोग में लेकर के उसको फेंकता है तो उसको भी अच्छी तरह से फेंकना चाहिए, उसका अच्छी तरह डिस्पोजल होना चाहिए। नहीं तो इस तरह से वो दूसरा व्यक्ति यदि उसको लेकर के काम में लेता है तो इस तरह से भी वायरस का संक्रमण फैल सकता है। एक सेंटेंस में अंतिम संदेश। हम निश्चित रूप से कोरोना हारेगा, भारत जीतेगा। थैंक यू डॉक्टर बेहरा।